नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके ऊपर बातचीत के लिए खास तौर से हमारे साथ पूर्व विधायक नरेश प्रधान हैं मौजूद हैं, और जो चुनाव परिणाम आए हैं उन पर प्रधान जी की पहली बार प्रतिक्रिया है वो जानने की है, वो कोशिश करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद प्रवीण भाई, आपका भी। झज्जर जिले के लोग हैं, आपकी हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया काफ़ी दिलचस्प होती है, और ख़ास तौर से हमारे ज़िले के लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि इन चुनाव परिणामों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि प्रधान जी, आम जनता कोई ये कह रहे हैं कि सीबीआई के डर से सत्ता बीजेपी को सौंप दी, कुछ लोग कह रहे हैं कि अहंकार भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा में कुछ ज़्यादा हो गया था, कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकटों का बंटवारा गलत हुआ, तरह तरह की बातें चल रही हैं। देखिए, पहले तो प्रवीण भाई, हाँ, क्या मानते हैं? मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं आपकी प्रक्रियाओं के इंतजार रहता है भाइयों को, तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ज्यादा नेता बनने की कभी कोशिश नहीं करी। जिस पार्टी में रहे उसमें भी एक कार्यकर्ता के रूप में रहे, और अपने आज भी हार हो जाओ जीत हो जाओ, लेकिन अपने भाईचारे का ही ज्यादा बढ़ावा देते हैं, हमारे कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते रहते हैं। और चुनाव की बात जैसे आपने पूछी, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा फैक्टर, जब अशोक तंवर आया तो संगठन नहीं बनने दिया, कौन टांग अड़ा रहा था। जब शैलजा बहन जी आई अध्यक्ष तो संगठन नहीं बनने दिया, फिर सहमत का खेल जारी रहा। जब अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे का बन गया तो उन्होंने संगठन की बनी बनाई लिस्टें पढ़वाई। तो सबसे मुख्य कारण यह रहा कि कांग्रेस पार्टी में आपाधापी, सबसे पहले गृह युद्ध दिखाई दिया टिकट वितरण पर। सबसे ज्यादा टिकट लपकने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता जनता की तरफ ध्यान कम था, अब अपने आदमियों को दिलाने की। खैर, यहां तक का चल सकता था, भाई सब चाहते हैं मेरे खेमे के, मेरे लिए जो काम कर रहा है पार्टी में। पार्टी तो एक ही है, पार्टी का एजेंडा भी एक है, लेकिन नेता भिन्न भिन्न है, नेतृत्व भिन्न भिन्न है। एक दूसरे को गृह युद्ध के माध्यम से जब चुनाव आ गया, टिकट वितरण भी हो गया, सामान्य रूप से चुनाव जो जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी को एक होकर जाना चाहिए था और एकता का परिचय देना चाहिए था। जब भी कांग्रेस का गृह युद्ध जारी रहा, एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहे, बीजेपी के साथ मुकाबला ना देखकर कांग्रेस अपने ही खेमों में बटी हुई कांग्रेस एक दूसरे नेता के मिले हुए टिकट को हरवाने में लगे हुए थे। कुछ नेता कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे भी देखेंगे कि ये 70-72 टिकट मेरे को मिले हैं, और जो ये बाकी के जो 18 जो टिकट गए हैं, जो वितरण हुए हैं दूसरे नेताओं को, उनके खिलाफ 2-2, 3-3 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ठाक है और रातों रात उनकी मदद करने का काम करे। कांग्रेस पार्टी के साथ कुठारघात ही नहीं किया, बल्कि पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। बार बार इस तरह की परिपाटी कांग्रेस पार्टी में दोहराई जा रही है, और आज जनता मुखर होकर ये बात रख रही है। हम हर वर्ग के भाइयों में जाते हैं, हर गांव में जाते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं, अपने जिले में खासकर जाना आना बना रहता है कि अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, कोई नया नेतृत्व आएगा या कोई नया उभरेगा नेतृत्व, उसके नेतृत्व में कोई नया एजेंडा लेकर के आएगा तो कांग्रेस पार्टी से उम्मीद की जा सकती है ना। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से टोटल लॉस हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी के पास कुछ नहीं बचा। गृह युद्ध लड़ते रहो, झगड़ते रहो, लेकिन जनता इनको नकार चुकी है। आप भी उन चुनिंदा लोगों में से शामिल हैं जिन्होंने शायद हुड्डा साहब के का दंश है वो झेला है, पार्टी में रहते हुए, या फिर पार्टी है उनको छोड़कर जानी पड़ी। आप भी उन लोगों में से शामिल हैं। लेकिन आपकी बातों को हमेशा से, प्रधान जी, आप बोलते तो हमेशा से हैं, लेकिन एक तरीके से ये इसलिए इस तरह से लोग ले लेते हैं कि नरेश प्रधान तो पार्टी में नहीं है, बदला लेने के लिए इस तरह की बड़े बोल रहा है। हाँ, इस तरह की बातें हैं वो बोलते हैं। देख भाई साहब, लेकिन अब तो लोग भी इस बात को कहने लगे हैं अब तो कि हुड्डा साहब ने अधिकतर नेताओं का राजनीतिक करियर वो खत्म किया। देखिए, मैंने बहुत सारी बातें बताई है अपने यूट्यूबरों के चैनलों के माध्यम से। मैंने ये भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी और कॉन्फिडेंस है, और कांग्रेस पार्टी 100% हरगिज भी सत्ता में नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल कर रही है,
और ये आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जनता है ये जागरूक हो रही है, जनता देख रही है, और उसका ये परिणाम होया कि आई हुई सत्ता कांग्रेस पार्टी को गुआनी पड़ी। एक तो प्राउड से भरपूर थे और कॉन्फिडेंस था, और लोग तो ये कहते हैं कि 3 सरिया थे गर्दन में, वो तीनों काट दिए। तो जनता है ये सब समझती है, जागरूक हो चुकी है। जनता ने जो परिणाम दिया, भारतीय जनता पार्टी के तमाम एजेंसियां, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आरएसएस की टीम में, सेंटर की टीम में, स्टेट की टीम में, तमाम की तमाम विधानसभा क्षेत्रों में बढ़ गई, और उन्होंने एक कार्यकर्ता को मनाने का काम किया, और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रही। उसका परिणाम किसी से छुपा नहीं हुआ आपके आगे। दूसरी बात, अलावा साहब, आप पत्रकार तो बहुत साथी है, पर मैं बुद्धिमान प्रकोष्ठ का आपके जो इंटरव्यू है वो लोकप्रिय होते हैं। मैं आपकी तारीफ करना मेरी मनसा नहीं, पर हकीकत से परिचित ना कराऊं लोगों को, वो मेरे लिए बेईमानी होगी। आप हमारे छोटे भाई भी हैं। आपने जिस तरह पूछा हुड्डा साहब का, मैं ना नेता था, मैं कार्यकर्ता था, और कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी का कम हुड्डा साहब का ज्यादा था। हमेशा उनके बुरे से बुरे टाइम में साथ दिया, और सन 1991 में मैं हुड्डा साहब के साथ जुड़ा था, विवाद कर दिया था, वोटिंग कर दी थी। हमारे गांव में जलसा था जब्बू वाले पे। आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता, जो कांग्रेस के परंपरागत बता रहे हैं मैं कार्यकर्ता हूं, या कांग्रेस के मालिक बने बैठे हैं, या अपनी ताल ठोकते हैं कि हम जन्मजात कांग्रेसी हैं। उनको ये भी नहीं पता कि 96 में कहाँ कार्यालय खुला था, 91 में कहाँ खुला था बादली गांव में, को बताने की स्थिति में है ही नहीं। खैर, मैं समर्पित सिपाही था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, लेकिन उनकी ये फितरत रही है। मैं उनकी राजनीति का शिकार अकेला नहीं हूं। मेरी बात पर मेरे भाई यकीन करे या ना करे, पर मैं उनको परिचित ना करूं, ये मेरे लिए बेईमानी होगी। मैंने तो टिकट लिया है मैं कांग्रेस का, उन्हीं की कोठी पर था, आदेश में ले जा लिया भाई, ऊपर नीचे तो सब आप अपनी अप्रोच लगाते हैं। चुनाव के टाइम में मन भी लगाई, मेरे को कामयाबी भी मिली, और मैं टिकट लेके भी उनके ही पास आया। माँ जी आशीर्वाद दो, बोला ठीक है तू चल, हमारे हैं। अब टिकट नरेश ले रहे, वोट दूसरे की मांगे, तो ये तो जनता के सामने ही है भाई साहब। अच्छा, अभी मेरे भाई जो मर्जी बताए मेरे को। अभी आपने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये लोग कहा करते थे अब कांग्रेस खत्म है। कांग्रेस क्या जब तक खत्म है, जब तक कमान हुड्डा साहब के हाथों में थी, या बदलाव होने के बाद भी अब कांग्रेस का कोई ऑप्शन आप मानते नहीं है? देखिए भाई साहब, 3 चांस ही मिलते, चौथा चांस होता ही नहीं। और जनता भी उब चुकी है कि 3 बार लोग तो खुल्लम खुल्ला ये भी कहते हैं कि अपने केसों से बचने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी से मिली भगत कर रहे हैं, उसी का ये परिणाम है। कुछ हो सकता है ऐसा? हाँ, हो सकता है, कुछ भी संभव है, हो सकता नहीं, हो भी सकता है, नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो ये जो है कांग्रेस पार्टी के ही टिकटार्थियों को हराने में जुट जाते हैं। रणदीप के साथ ऐसा हुआ था, जींद के अंदर इन्होंने हराने का काम किया था। मेरे साथ ऐसा हुआ, खुल्लम खुल्ला टिकट कांग्रेस का मेरे पास था, और इंडिपेंडेंट की वोट मांग रहे थे पिता पुत्र। तो हो सकता है नहीं, ये हो रहा है। ये कांग्रेस को ही कमजोर करने का काम इन्होंने किया है। निजी एजेंडा और निजी नेतृत्व को सबल और सक्षम बनाने के चक्कर में कौवा चले हंस की चाल, और अपनी भी भूल गया। ये हुड्डा साहब के साथ हुआ है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। ये उनकी बात सही थी, इससे मैं सहमत हूं। अभी नहीं तो कभी नहीं, अब कुछ बचा नहीं है। और ऐसे राजनीतिक आदमी है, भ्रांति में तो रहता ही है, कब्र में पैर लटक जाते हैं, पर राजनीति करने की सोचते रहते हैं। तो आज जब तक सबल और सक्षम नेतृत्व और एकजुट दिल से लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मंच पे पहले भी दिखा दिया था, अशोक तौर को रथ में बटा गए, लेकिन एक नहीं हुए थे। पहले भी अगर दिल से एक हो जाते और एक दूसरे की मदद करते, कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवारों को एक दूसरा ग्रुप गुट हरवाने की कोशिश ना करता, तो पहले भी राज आ सकता था। और अब राज आया हुआ गया है। तो ये सभी कमियां जो है, इनका ओवर कॉन्फिडेंस और निजी एजेंडा कांग्रेस पार्टी को किनारे करना, और एक विशेष व्यक्ति कांग्रेस सरकार तीसरी बार
नहीं, बल्कि हुड्डा सरकार तीसरी बार। विशेष व्यक्ति की पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी, 36 बिरादरी की पार्टी है। हर वर्ग की इसके अंदर आस्था थी, गरीबों के लिए उत्थान के लिए एजेंडे लेकर आती थी, योजनाएं लेकर आती थी। जो भी मुख्यमंत्री होता था वो 36 बिरादरी के हितों की रक्षा करने का काम करता था। आपके मन में इन्होंने कांग्रेस? हाँ, 100% शामिल हो सकते हैं। अगर नहीं, मैं शामिल कहा हूं, मैं शामिल कहा हूं, हो सकते हैं। मैं को ताया उड़ा रहा हूं, मैं को अपनी मर्जी ता रहा हूं भाई साहब। मैं तो खदेड़ा हो रहा हूं बेइज्जत करके काढ़ हूं। मैं तो 30 साल की मेरी साधना भंग गई, तपस्या हुई, मैंने उड्डा की है बोली 30 साल तक। अब पर पता ना उनको क्या मंजूर था, कलो भगवान उनका भला करे। ऐसा नेतृत्व मैं ये बता रहा हूं, मेरे अंदर घट घट में कांग्रेस है। कट्टी और पतंग किसी की छात पे गिर जाए, किसी पेड़ पे गिर जाए, किसी तार माल लचका हो जाए, ये नहीं पता मेरा आगे वो क्या भविष्य है। बाकी मैंने सब कुछ मैं अपने भाइयों से ही सलाह मशवरा करके फैसले लेता हूं। और अगला फैसला भी अगर कोई होगा तो पूरे बादली विधानसभा की नहीं बल्कि जिले जज्जर की मीटिंग बुलाऊंगा। और जो वो कहेंगे नहीं तो नहीं, वो कहेंगे घर बैठे हूं, वो कहेंगे चल हम तेरे को आशीर्वाद देंगे, तेरा साथ देंगे, तो आगे कदम रखूंगा, नहीं तो नहीं। और आपके सामने है हमारे गुड़िया खाप के जो हमारे सरदारी इकट्ठी हुई संधि के चबूतरे पे, मैं सशक्त उम्मीदवार था। मेरी जो गाड़ियां हैं वो लाउड स्पीकर बंदी बंधाई रहेगी, बांध के खड़े कर रखे थे। जो खर्चे चुनाव से संबंधित होते वो सारे कर रखे थे। सेट रेडी गो कहने की जरूरत थी बस। और फिर भी मैं उस दिन फार्म नहीं भरता या उस दिन उम्मीदवार नहीं बनता। मैं पूरे हल्के का चाहे रातों रात दौरा लगाना पड़ता, पूरे हल्के का दौरा लगाता, हर चौपाट के अंदर जाता, अपने सम्मानित मतदाताओं से पूछता, अगर तुम्हारा आशीर्वाद और स्वीकृति हो तो मैं आगे कदम रखूं ना, इसी चौपाट से वापस जा रहा हूं। अच्छा प्रधान जी, और समर्थन भी मिलता आपने और परिणाम भी चौंकाने वाले होते। उस वक्त आप अपने जो गुलिया परिवार का मेरे जो भाइयों ने फैसला किया, हाँ। मैंने हाथ जोड़ के उम्मीदवार जो उन्होंने बनाया उसका स्वागत किया और आ गया। और अध्यक्ष महोदय ने हमारे लिए भी बोला था कति स्पष्ट शब्दों में कि नरेश प्रधान को 2 बार जिता लिया, इसको साइड करो। मैंने ना उनका विरोध किया, मैं तुरंत प्रभाव से स्वागत करके और भाइयों से हाथ जोड़कर और साइड हो गया। अच्छा प्रधान जी, नेता प्रतिपक्ष के लिए डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का नाम है, अब चल रहा है। उनके और आपके जो मधुर रिश्ते हैं राजनीति के, वो किसी से छिपे नहीं हैं, हालांकि बेशक से आप कांग्रेस में ना हो। अगर डॉक्टर साहब नेता प्रतिपक्ष हो जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी कुछ ऐसे आ जाते हैं, तो तब क्या नरेश प्रधान कांग्रेस में वापसी कर पाएंगे? संभव नहीं। देखिए प्रवीण भाई, आप बड़े चक्रव्यूह में डालो हो, इंटरव्यू देने वालों को कठोर सवाल करो। मधुर संबंध नहीं है, बल्कि डॉक्टर साहब से मेरा बाप बेटे का रिश्ता है। और मेरी मुलाकात कांग्रेस पार्टी में नहीं है। मैं आपको आज एक हकीकत से और परिचित कर देता हूं। हमारे भाई थे, बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे, चौधरी धीरपाल सिंह, और उन्हीं के साथ में राजनीतिक उनके छोटे भाई के रूप में काम करते थे, कार्यकर्ता के रूप में। तो एक बार चौधरी देवीलाल ने, जननायक चौधरी देवीलाल 3 जगह से चुनाव लड़ा था, सीकर, रोहतक, पंजाब का फिरोजपुर। सीकर का रोहतक का सेम डेट में था और पंजाब का चुनाव 10 दिन के बाद में था। तो जब पंजाब में गए, हम एक जीप लेकर, पार्टी की जिला अध्यक्षों को जीप दे रखी थी जननायक चौधरी देवीलाल ने। तो वो मायना साहब ने हमारे को जीप दी थी सांपला से, और 15-16 नौजवान साथी थे मेरे, बादली गांव के थे वो, और फिरोजपुर गए थे। तो वहां जाकर और फाजिलका में हम चले गए। तो वहां ऑफिस बंद हो चुके थे, 10-11 बजे रात को पहुंचे हम, लेट हो गए, गाड़ी में खराबी हो गई थी उस जीप में रास्ते में। तो वहां कोई व्यवस्था थी नहीं, किसी से संपर्क नहीं हो रहा था, कोई फोन नंबर इतने नहीं होते थे, लैंडलाइन फोन होते थे, 1-2 नंबर ले गए थे, वो बज तो रहे थे, कोई उठा नहीं रहा था। तो वहां हमारे को 2 फौजी भाई मिले, और फौजी भाइयों ने कहा, तुम कहाँ के हो, गाड़ी लेकर आए थे किसी को रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन। उन्होंने बताया जी हम तो बादली के, तो वो छारा गांव के थे। उन्होंने कहा तो हरी दुर्गति हो जाएगी, तुम हमारी गाड़ी में बैठो, एक जीप सीधी, एक ट्रक था उनके साथ, और तुम्हारे को हम वहां बारेक में रोक देंगे, आतंकवाद है या तुम हमारे भाई हो, हम रोहतक जिले के ही है। उन्होंने हमारे को वहां रोक किया। सुबह जब हम 10-11 बजे वहां से तैयार होकर आए, तो ऑफिस में हमारी मुलाकात डॉक्टर रघुवीर कादियान से होगी। तो जानकारी तो पहले थी कार्यकर्ता के, वो नेता थे, हम कार्यकर्ता थे।
तो वहां हमने चौधरी देवीलाल के चुनाव के अंदर 4 फुट की लीड और हाथ में पकड़ने वाला माइक होता था और नेता उसमें बोलता था। ये शायद सन 1987 की बात है। ठीक है। तो मैं डॉक्टर साहब के साथ होली हम डॉक्टर साहब ने हमारे को, अब बेरोजगार थे, स्टूडेंट लाइफ के बच्चे थे, हमारे को पैसे भी दिए नगद। अच्छा। हमारी एक धर्मशाला के अंदर 2 कमरे दिवाकर रुकने की व्यवस्था, कंबल, खाना, भोजन, और वहां से कूपन दो भाई, बेरोजगार थे इनको गाड़ी में तेल गलवाने के लिए। और डॉक्टर साहब ने सारी व्यवस्था की और सुबह 10 बजे यहाँ जाया करो और 7 बजे से पहले प्रचार बंद हो जाता था कि सामने जो कैंडिडेट था वो आतंकवादी था, गुरदास मंड। ठीक है। तो डॉक्टर साहब के जो हमारे संबंध है वहां भी आतंकवाद था, एक भी नेता दिखाई नहीं देता था। तो कमर पर धोती बांध कर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान किवाड़ धक्का धक्का कर प्रचार करता था और मैं उसका माइक पकड़ता था और वो डोरी लेकर वो बोलते थे, उसमें हाथ का माइक होता था। अब तो आधुनिक युग आ गया। तो डॉक्टर साहब के हमारे और बहुत सारे हमारे सीनियर नेता हैं, तो वो नेता ही रहे, हम कार्यकर्ता रहे हैं और बाप बेटे के संबंध है। लेकिन मैं ये बात नहीं है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहूं, चाहे बंगाल कोर में चले जाऊं, चाहे जिस मर्जी पार्टी में चले जाऊं, लेकिन जो रिलेशन है पिता पुत्र के, भाई के, वो तो रहेंगे। बहुत अच्छा, सारे कांग्रेस के नेता प्रधान जी 3 चुनाव लड़े, बहुत सारे ऐसे नेता भी कांग्रेस के हैं जो अपने सगे भाई अपने बेटों से ज्यादा मानते हैं और मैं उनको आदर्श मानता हूं। और एक बात रहेगी, जैसे कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान के बारे में आपने पूछा है और कि वो विधायक दल के नेता, विपक्ष के नेता बनने चाहिए। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान सबसे सीनियर विधायक है। एजुकेशन के आधार पर, अनुभव के आधार पर, हर योग्यता के आधार पर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान ही विपक्ष के नेता होने चाहिए, जो एक सबल और सक्षम नेतृत्व, विपक्ष की भूमिका और कांग्रेस पार्टी के विधायकों को नेतृत्व दे सकते हैं। ये अगर हुआ तो कांग्रेस पार्टी की पोबारा हो जाएगी और डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान वो भूमिका निभाएंगे कि हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी विफल होती दिखाई देगी। अच्छा, जो पंजाब वाला चुनाव शायद चौधरी देवीलाल हार गए थे, सीकर और रोहतक का जीते थे, 2 जीते थे और वहां से हार गए थे। ठीक है। एक आपके 1,60,000 वोटों से हारे थे। आपके मित्र हैं बादली के ही कुलदीप वत्स, हाँ, को लेकर भी अब चर्चाएं चल रही हैं कि वो भी मानते संगठन की कमी के कारण हारे। और कुमारी शैलजा के साथ कहा जा रहा है कि अच्छा रसूख है, आज के दिन नज़दीकियाँ हैं उनकी बढ़ रही हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा जी बुपनिया में आई हुई थी, तो उनकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने उन्हें शॉल उड़ाया। तो आप तो राजनेता आदमी हैं, समझते होंगे इन सब बातों। नहीं, वहां पर्ची भी दी गई जो लीक होगी। हाँ, तो कि एक ब्राह्मण नेता है और इसको विपक्ष का नेता बनाया जाए। हाँ, विपक्ष का नेता का भी चला। हाँ, तो आपके मित्र हैं वैसे तो वो, हाँ, तो क्या टिप्पणी करेंगे इस पर? नहीं, मैं ये बताना चाहूंगा कि भिन्न भिन्न फड़ों पर एक जर्सी गावड़ा सिद्ध होने की बजाय जिसने उसको टिकट दिया, जिसने उसको एमएलए बनाया, जिनकी वजह से वो एमएलए बन रहा है, जिनकी वजह से उसकी राजनीति चल रही है, उनका वफादार रहना चाहिए। एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए। जीना यार, मरना यार, तुम्हारे सिवाय जाना कहां। इस तरह के जो लोग हैं वो विफल हो जाते हैं। जब तक हम 30 साल तक, 28-29 साल तक रहे हैं, एक सूत्री कार्यक्रम रहा है कि दुनिया जाए बाढ़ में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हमारा नेतृत्व सबल और सक्षम और हमारा भाई है, हमारी हम इस पर भी कहते हैं कि मैं जब तक रहूंगा, कहते हैं ना। हाँ। फिर ये जो रोज फिल्म आ रही है, एक आ रहा है, मैं आपको फोटो दे दूंगा, बिज साहब के साथ है, एक सैनी साहब के साथ भी आ रहा है, और खट्टर के तो आशीर्वाद प्राप्त भतीजे माने जाते थे। तो इस तरह की जो कुठारघात की बातें हैं, पार्टी की पीठ में खंजर घोंपने की बातें हैं, पार्टी को विश्वास को डगमगाने की बातें हैं, और उनको जो अगर इनके साथ भी विश्वासघात कर दिया तो नष्ट हो जाएगा। लिख लेना आप, मैं पहले एडवांस में 90 बातें सिद्ध होती है मेरी। ठीक। अगर उसने दीपेंद्र और भूपेंद्र को मोरी की ठाकुर ने चौबारे पर लगाई है, नेता नहीं था ये, जिला परिषद में इसकी जमानत जब्त हो रही है। आज अगर ये देगा धोखा, लिख कर ले लो आप, ये घड़ियाली आंसू हैं, ये सिर्फ बातों तक सीमित है
और वो डगमगा रहा है पूरी तरह से, उसकी वफादारी पर प्रशंसन लग रही है। ये मैं नहीं लगा रहा, लोग लगा रहे हैं, नामनों के फोटो उतारे लोग डाल रहे हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। और जिस दिन इसके लिए जीमता थी सोगा और मरेवड़ा थी सवा सोगा, अगर उसने ये बात जग जाहिर होने जा रही है और इनके साथ विश्वासघात किया तो मारा जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा। अच्छा प्रधान जी, धनखड़ साहब के पास क्या मानते हैं आप, बेहतरीन मौका था आपकी बार, और राजनीतिक तौर पर कितना डैमेज वो हुए हैं? था, क्योंकि चुनाव भी बड़ा बेहतरीन अब की बार बताया जा रहा नहीं। था। देखिए, धनखड़ साहब पढ़े लिखे आदमी है, विद्वान आदमी है, पार्टी का सीनियर राष्ट्रीय सत्र पर जो किसान सेल का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट रहा, अध्यक्ष रहा, और पार्टी में अब भी राष्ट्रीय महासचिव है। इतने बड़े कद का नेता बादली विधानसभा में पार्टी लेवल पर, जीत हार अलग बात है, पार्टी लेवल पर इतना सीनियर नेता बादली विधानसभा में कोई और नहीं हुआ आज तक। बड़े बड़े योद्धा नेता हुए ना, हमारे को ये सौभाग्य मिला। हाँ, मेरा भाई जो धीरपाल है वो इनेलो पार्टी का, चौधरी देवीलाल जब सेंटर में गए थे तो उसको कार्यभार सौंप कर गए थे और अध्यक्ष बना था, और जाट कॉलेज में जलसा हुआ था, गाड़ी बैठ की थी, सब वहां थे मौजूद, और बहुत ज्यादा चौधरी देवीलाल के विश्वास पात्र थे, और उनको अध्यक्ष बना के गए थे। वो अध्यक्ष रहे हैं इनेलो पार्टी, और इनेलो पार्टी जब फॉर्म थी उसका वजूद था प्रदेश और देश के अंदर भी। तो जब हमारे भाई साहब अध्यक्ष रहे, उसके बाद तो धनखड़ बने हैं अध्यक्ष, और राष्ट्रीय पद भी हैं, आज भी हैं। लेकिन जो कूटनीति थी ना, अंधा इलेक्शन लड़ दिया, उसके माध्यम से किस तरफ जा रहा है चुनाव समझ ही नहीं पाए। ये जो ब्राह्मणों की 16,000 वोट है, जब ये जातीय बात चर्चा होने लगी, एक बार चला दिया कांग्रेसियों ने गुल्ला कि जाट भाई एक हो गए, धनखड़ के पीछे जाट भाई एक हो गए। वे जाट भाई तो एक हुए नहीं, पर ये ब्राह्मण समाज के जो भाई है, ये कुलदीप की 90% वोट जरूर गिर गए। अच्छा, हाँ, ये मैं प्रैक्टिकल रूप से जानता हूं, एक एक आदमी को व्यक्तिगत जानता हूं। ये बीजेपी के थे, कांग्रेस की वोट गिर गए ब्राह्मण होने के नाते से। ये जो 16-17 वोट है, ये बड़ा मार्जिन है। जब तक काली का काली नहीं लड़ेगी, जब तक कोई ब्राह्मण चाहे फाइनेंस करता धनखड़ साहब दे देता किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ब्राह्मण नौकाश के, 6 महीने पहले ताने देता 5 करोड़ रुपये देगा, फिर इन्हें लेकर लौट जाता। जब तक ब्राह्मण काली का काली नहीं लड़ेगी, तब तक कुलदीप चाहे इस हल्के में रहो, चाहे नरेश हो उसकी जगह, नहीं हार सकता। मैं भी 2 चुनाव जीते हूं, पहला इंडिपेंडेंट जीते, इंडिपेंडेंट तो बादल हल्के में आज तक कोई जीते नहीं। धनखड़ साहब की जगह आप चुनाव लड़ते तो मैं चुनाव लड़ता तो फार्म भरती हार जाता, कुलदीप काट देते ना चुनाव, लौट गया था। स्टेज में आप होते, मैं काटता ना काटता, यह गारंटी नहीं थी। हाँ। यह गारंटी थी कि त्रिकोणीय मुकाबले में आ जाते, और कुलदीप वत्स का हारना 101% तय था। होश के धनखड़ लेके चलता दोनों बामणा के बीच में, कह अपने मियाँ मिट्ठू नहीं होना चाहिए अपने मुंह से, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला था, भाई मेरे पे मेहरबान थे। और हमारी जो खाप का फैसला है वो हमारे लिए भगवान का फैसला था, उस निर्णय पर हमने फूल चढ़ाने का काम किया। मैं पहले भी ये बार बार घोषणा करता रहा, उन्होंने जल्दबाजी कर दी कि अगर 30 गांव में टिकट मिलता है तो उसका भव्य स्वागत करेंगे, दासा बॉर्डर पे या बाढ़ जहां से भी आएगा अपने एरिया में, एंट्री पर, प्रवेश पर, और ऐसा स्वागत करेंगे उम्मीदवार का। 30 में कोई सी पार्टी टिकट देगी, मैं चाहता था अपने 30 की पैरवी करना कि किसी को भी कोई सी भी पार्टी दे देती, हम उसका स्वागत करते, वो जताते और उसकी मदद करते। अगर 30 गांव में टिकट नहीं मिल रहा, 36 बिरादरी में, फिर मैं उम्मीदवार हूं, और मेरे को पक्का भरोसा है कि मैं एक एक गांव में जाकर इजाजत लूंगा और फिर उनको बुलाऊंगा, और लास्ट डेट में फार्म भरता, ताकि कोई ये नौकतन बेईमानी कर दी, तू कहता क्या दर कर क्या रहा, और उस दिन दिखा देता कांग्रेस को भी बीजेपी को, ये भाईचारा इसके साथ खड़ा है और ये जीतने वाला उम्मीदवार। आपके एक और साथी संजय कबलाना, हाँ, देखो ये अंदाजा लगाया जा रहा, जेजेपी तो खत्म हो गई थी कि अब क्या राजनीति भविष्य होगा, लेकिन प्रधान जी देखिए बेरी से चुनाव लड़ा, वहां भी अच्छी खासी वोटें ले ली, हाँ। तो कह रहे हैं कि एकदम से राजनीति फिर से खड़ी हो गई और बीजेपी की सरकार भी आ गई। तो आप मानते हैं कि बड़ा लकी रहा ये संजय कबलाना के लिए फैसला? ना ठीक है, उसका फैसला ठीक था,
कम से कम सत्ता में भागीदारी तो हो जाती। अगर कांग्रेस सत्ता में जेती तो उसका फैसला गलत सिद्ध हो जाता। तो अब तो ठीक ही माना जाएगा, जब सत्ता में कांग्रेस नहीं आई, बीजेपी आ गई तो ठीक ही माना जाएगा। किसी काम कुम भी कराने चाहिए, रात दिन लगना चाहिए लोगों के। हाँ, वैसे बेरी से जाके चुनाव लड़ लिया है, कुछ तो बताइए प्रधान जी इसके ऊपर। कोई बात नहीं, ये तो अपना ही तो एरिया है। अब पार्टी ने आदेश दे दिया, पार्टी उसने ज्वाइन कर ली, पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर ली, पार्टी का कार्यकर्ता होगा तो पार्टी का आदेश तो सर्वमान्य होगा, सर्वप्रिय होगा। उसने चुनाव, पार्टी ने आदेश दिया, उसने लड़ा। राजनीति फिर से खड़ी हो गई। हाँ, बढ़िया बात है, बढ़िया बात। नया भाई अपना जन सेवक। परिसीमन को लेकर चर्चा चल रही है प्रधान जी, और कहा जा रहा है कि एक बादल एक अलग से हल्का हो जाएगा, तो उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए 2029 में। इस पे नजर है आपकी? नहीं, मेरी नजर तो अपने भाइयों के रहम कर्म पर है। मेरे भाई कहेंगे तो आगे कदम बढ़ाऊंगा। मैं पहले भी प्रवीण जी क्लियर कर चुका, मेरे आका, मेरे रक्षक, मेरे भाई है, मेरा बादली तीसरा है। उसके बाद में दूसरे भाइयों से गुहार लगाएंगे, चौड़ी पसारेंगे और वो मेहरबानी करें। 2 बार के आप लगातार विधायक रहे, और देखिए उस दौर के रहे जब कहा जाता है कि रोहतक की राजनीति का एक समय आया। हाँ। बड़े लंबे संघर्ष के बाद जब आप विधायक रहे, और उसके बाद भी प्रधान जी एक लंबा दौर आ चुका है। देखिए राजनीति का आदमी, राजनीति तो दिमाग में चलता होगा। अब जैसे हम पत्रकार हैं, हमारा खबरों में दिमाग चलता है, राजनीतिक आदमी का राजनीतिक गतिविधियों में चलता है। तो काफी समय हो गया आपको भी दोबारा से चुनाव में उतरे, तो कैसे आगे राजनीति को ठीक कर रहे हो स्थापित करेंगे आप, क्योंकि लंबा वक्त हो जाता है वो। ठीक कर रहे हो आप, और आप ऐसा भी नहीं, एक्टिव पॉलिटिशियन हैं आप, 2 बार के विधायक हैं, तो कैसे ऐसे, कब तक? तो ये तो राजनीतिक अनुभव है। हाँ। खाप ने फैसला ले लिया। हाँ। जल्दबाजी कर दी हमारे भाई ने, उठन में जल्दबाजी कर दी, उसका सबके सामने परिणाम है। कोई बात नहीं, वो छोटा भाई था हमारा, खाप के अध्यक्ष ने उसको समर्थन दे दिया। अगर हम दोनों भाई उठ जाते तो हर्ष ये होता कि दोनों हारते, बुरी तरह हार जाते। और जब तक मेरा गांव और मेरी खाप खड़ी नहीं होती, खाप को मन बेरन किस तरह वोट लेनी थी, अपने भाईचारे को किस तरह मनाना था, कौन सी एजेंडा लेकर चलना था, वो मेरे पास था और मैं उसने लेकर चलता। लेकिन अब जब फैसला हो गया तो मैं ये चाहता हूं कि हार की कलम में बार बार लगने से अच्छा तो टाल कर दिया। उचित अवसर नहीं था। अगर बादली खाली होती, बादली लड़ती, 30 भाइया न मनाती, 30 उठ कर चलता, चुनाव जीतते। अब वो अनुभव इन भी ना कहूं, मैं छोटा भाई है तो उसका परिचय जो दिया वो ठीक नहीं था उन्होंने। 29 में तो आपको कम से कम देख पाएंगे ना, वरना फिर तो राजनीति रिटायरमेंट ही हो जाता है। फिर 3-3 बार अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो 29 में तो नहीं, वो तो 7-7 बार हारे और सीएम बन गए। 7 बार चुनाव लगातार हारना एक अलग बात है। मैं 7 बार हार के राजनीति करना नहीं चाहता। अच्छा। मैं तो भाइयों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। 5-5 बार, 3-3 बार हारे और बन गए, 6-6 बार हार गए, परिवार 7 बार हार गए, वे मुख्यमंत्री की कुर्सी तय चले गए। तो जनता के मूड का के बेरा प्रवीण जी कब मेहरबान हो जा और कब आशीर्वाद दे दे। अब ये 27 साल के बाद में चौधरी रणजीत सिंह 7-8 चुनाव हार के बीच में, हर एक चुनाव लड़ा, ना पार्लियामेंट छोटी ना विधानसभा छोटी, और फिर मंत्री भी बन गए और फिर गलत डिसीजन ले गए। बाहर का मुंह देखना पड़ेगा। बीजेपी में थे, गुणगान करे थे कांग्रेस का। ये दोगला चरित्र और चेहरा लोग पसंद नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। नरेश प्रधान हमेशा से अपनी बेबा को एक हाजिर जवाबी सोच के लिए, अपने वक्तव्य के लिए भी जाने जाते हैं। तमाम मुद्दों पर आज इनसे हमने बातचीत की है, और पहली बार जो ये चुनाव परिणाम आए हैं उस पर प्रधान जी की प्रतिक्रिया है वो हमने ली है, और उनकी राजनीतिक आगे की सोच या भविष्य को लेकर भी काफ़ी सारी बातें यहाँ पर हुई हैं। धन्यवाद।